नमस्कार नहीं कहूंगा, स्वागत है ये भी नहीं कहूंगा। आज मैं क्लास की शुरुआत एक कहानी से करूंगा। एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो शायद आप में से ही कोई एक हो सकता है। पिछले बैच का मेरा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। नाम था उसका रवि। दिन रात एक कर दिए थे लड़के ने। राजस्थान जीके उसकी जुबान पर था, साइकोलॉजी उसके खून में थी। सब्जेक्ट पर ऐसी पकड़ के कोई उसे हरा नहीं सकता था। हम सब 100% श्योर थे कि इस बार रवि की एक सरकारी सीट पक्की है। रिजल्ट आया, हम सब ने वेबसाइट खोली और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रवि सिर्फ 0.66 नंबर से रह गया। सिर्फ एक सवाल, एक गलत सवाल ने उसका सपना तोड़ दिया। जानते हो वो एक सवाल कौन से सब्जेक्ट का था? वो सवाल था सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का। एक ऐसा टॉपिक जिसे उसने और शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने ये सोचकर छोड़ दिया था कि अरे कंप्यूटर ही तो है, लास्ट में देख लेंगे। वो लास्ट कभी नहीं आया और उसकी सरकारी नौकरी का सपना अगले कई सालों के लिए लास्ट हो गया। पूजा, क्या तुम भी वही गलती कर रही हो? क्या तुम भी आईसीटी के इन 10 नंबरों को, जो असल में 5 सवाल हैं, हल्के में ले रही हो? जी सर, सच कहूं तो ये कंप्यूटर वाले टॉपिक बहुत बोरिंग और मुश्किल लगते हैं। इतने सारे नाम, इतने सारे पोर्टल, इतनी सारी तारीखें, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और क्या छोड़ें। डर लगता है कि कहीं पढ़ने के बाद भी एग्जाम में सवाल गलत ना हो जाए। डर डर तो स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है। और आज मैं यहां तुम्हें डराने नहीं, जिताने आया हूं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बोरिंग और मुश्किल शब्द निकाल दो, क्योंकि आज हम कोई क्लास नहीं करेंगे। आज हम एक मूवी देखेंगे। हाँ, तुमने सही सुना, एक मूवी। इस मूवी का नाम है मिशन 30 अंक। और इस मूवी के हीरो और हीरोइन हो तुम और मैं। ये हमारी सूचना प्रौद्योगिकी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपको मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम इस मूवी में सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स नाम के विलेन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और मैं वादा करता हूं, इस मूवी के खत्म होने तक आईसीटी तुम्हारा सबसे पसंदीदा और सबसे स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। तो तैयार हो इस ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए? जी सर, बिल्कुल तैयार हूं। बहुत बढ़िया। तो किसी भी मूवी को समझने के लिए पहले उसकी दुनिया को समझना पड़ता है। हमारा आज का टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण यानी टूल्स ऑफ आईटी। लेकिन ये उपकरण किस काम आते हैं? ये काम आते हैं ई गवर्नेंस के। अब ये ई गवर्नेंस क्या भला है? बहुत आसान भाषा में समझो। सोचो, पूरी राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा स्कूल है और हम सब यानी आम नागरिक उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अब स्कूल को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए होता है ना? ई गवर्नेंस वही डिजिटल प्रिंसिपल है। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करता है कि सरकार का हर काम बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी रिश्वतखोरी के, पूरी ईमानदारी और तेजी से हो। पहले तुम्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो महीनों तक पटवारी के ऑफिस के चक्कर काटो। आज तुम ई मित्रा पर अप्लाई करते हो और कुछ ही दिनों में सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में होता है। यही है ई गवर्नेंस का जादू। और सिलेबस में ये टॉपिक क्यों डाला गया है? इसका एक बहुत गहरा कारण है। सरकार अब ऐसे टीचर्स नहीं चाहती जिन्हें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसना आता हो। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब उन्हें ऐसे स्मार्ट टीचर्स चाहिए जो इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चला सकें। ये सिलेबस तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा है, ये तुम्हारे भविष्य की जॉब ट्रेनिंग का पहला कदम है। एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता कि तुम्हें शाला दर्पण की स्पेलिंग आती है या नहीं। वो ये देखना चाहता है कि कल जब तुम्हारी पोस्टिंग एक दूर दराज के गांव के स्कूल में होगी तो क्या तुम उस पोर्टल पर बच्चों की अटेंडेंस लगा पाओगे? क्या तुम ऑनलाइन लीव के लिए अप्लाई कर पाओगे? ये नौकरी का टेस्ट है, सिर्फ एक परीक्षा का नहीं। इसलिए इस टॉपिक का हर एक बिंदु तुम्हारे लिए सोना है। वाओ मानसर, ये तो मजे में आएगा। हाँ बिल्कुल। तो चलो अपनी जासूसी की टोपी पहनो और मेरे साथ चलो राजस्थान सरकार के डिजिटल भूल भुलैया को सुलझाने। हम एक एक करके उन सभी पोर्टल्स और ऐप्स को डिकोड करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड हैं। हमारी लिस्ट में पहला और सबसे महत्वपूर्ण टूल है शाला दर्पण। इसे तुम राजस्थान की स्कूली शिक्षा का डिजिटल दिल यानी डिजिटल हार्ट कह सकते हो।
ये एक ऐसा डायनामिक डेटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल है जहां राज्य के सभी सरकारी स्कूल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और यहां तक कि नॉन टीचिंग स्टाफ का भी पूरा कच्चा चिट्ठा ऑनलाइन मौजूद रहता है। पूजा, क्या तुम जानती हो कि पहले 2 अलग-अलग पोर्टल हुआ करते थे? प्राइमरी शिक्षा के लिए शाला दर्शन और माध्यमिक शिक्षा के लिए शाला दर्पण। इससे टीचर्स को बहुत परेशानी होती थी, उन्हें 2 जगह डेटा अपडेट करना पड़ता था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने दोनों को मिलाकर एक ही महापोर्टल बना दिया, शाला दर्पण। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छा किया। पर इसमें होता क्या क्या है? एक टीचर के तौर पर ये हमारे किस काम आएगा? स्कूल मैनेजमेंट ये पोर्टल का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है। यहाँ स्कूल की पूरी प्रोफाइल होती है कि कितने कमरे हैं, कितने टॉयलेट हैं, लाइब्रेरी है या नहीं। यहीं पर हर एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, नामांकन, रिजल्ट, उपस्थिति और हर एक स्टाफ मेंबर का पूरा सर्विस रिकॉर्ड मैनेज होता है। इससे पारदर्शिता 40% तक बढ़ गई है और प्रशासनिक कामों में 65% समय की बचत हुई है। सिटीजन विंडो ये है आम जनता और अभिभावकों के लिए। कोई भी नागरिक इस विंडो के जरिए अपने आसपास के स्कूल खोज सकता है, स्कूल की रिपोर्ट देख सकता है कि वहां कितने टीचर हैं, रिजल्ट कैसा रहा और अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ट्रैक कर सकता है। यह है पारदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण। स्टाफ कॉर्नर यह है तुम्हारे काम की जगह। एक बार तुम्हारी नौकरी लग गई तो यह स्टाफ कॉर्नर तुम्हारा दूसरा घर बन जाएगा। यहीं से तुम अपनी उपस्थिति देखोगे, छुट्टी के लिए अप्लाई करोगे, अप्लाई फॉर लीव करोगे, अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करोगे, ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे और सरकार की तरफ से होने वाली हर ट्रेनिंग की जानकारी भी यही मिलेगी। सोचो, अब बीईओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं। वाह सर, ये तो सच में कमाल का सिस्टम है। अब समझ आया कि सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। बिल्कुल। और अब देखो कि जो हमने अभी अभी पढ़ा वो सीधा एग्जाम में कैसे छपता है। पूरा तैयार हो अपने पहले सवाल के लिए? प्रश्न 1, शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, जैसा आपने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संबंधित सभी सूचनाओं को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके। शाबाश, बिल्कुल परफेक्ट जवाब। देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जवाब देना कितना आसान हो जाता है। चलो, एक और सवाल जो थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था। प्रश्न 2, एक अभिभावक के तौर पर आप शाला दर्पण पोर्टल के किस फीचर का उपयोग करके अपने बच्चे की उपस्थिति और परीक्षा परिणाम देख सकते हैं? सर, इसके लिए अभिभावक सिटीजन विंडो का उपयोग करेंगे। एक्सीलेंट। यही है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। स्टाफ कॉर्नर टीचर्स के लिए है और सिटीजन विंडो आम नागरिकों और अभिभावकों के लिए। ये छोटा सा अंतर ही तुम्हें हजारों स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। चलो, अब अपनी मूवी में अगले सीन पर चलते हैं। कल्पना करो पूजा, किसी दूर दराज के गांव में एक स्कूल है जिसकी छत टपक रही है या जहां बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं है। सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन क्या हम और तुम जैसे लोग या कोई बड़ी कंपनी सीधे उस स्कूल की मदद कर सकती है? सर, कर तो सकते हैं, पर कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल को जरूरत है और कैसे यकीन करें कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है? तुम्हारी इसी कैसे का जवाब है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये राजस्थान सरकार द्वारा 5 अगस्त 2017 को शुरू किया गया एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये दानदाताओं, भामाशाहों और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड देने वाली कंपनियों को सीधे जरूरतमंद सरकारी स्कूलों से जोड़ने वाला एक डिजिटल पुल यानी ब्रिज है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजकीय विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था 5 तरीकों से योगदान कर सकती है। विद्यालय को गोद लेना, एडॉप्ट अ स्कूल। आप 3 साल के लिए किसी एक स्कूल की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट बनाएं, क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट। कोई कंपनी अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाकर, जैसे स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट, स्कूलों में लागू कर सकती है। किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, सपोर्ट अ प्रोजेक्ट। पहले से चल रहे किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी तरफ से कुछ राशि दान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में योगदान। आप सीधे मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दान दे सकते हैं, जिसका उपयोग फिर राज्य भर के स्कूलों के लिए किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, इस पोर्टल पर दिए गए दान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत टैक्स में 100% छूट मिलती है। मतलब मदद भी और टैक्स में छूट भी?
ये तो बहुत ही शानदार पहल है सर। है ना? और अब देखो, इसी शानदार पहल से जुड़ा एक शानदार सवाल। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दिए गए दान पर आयकर की किस धारा के तहत छूट का प्रावधान है? सर धारा 80G के तहत। परफेक्ट, 100। एक नंबर तुम्हारी जेब में। देख रही हो कैसे एक एक करके हम अपने मिशन 30 अंक के करीब पहुंच रहे हैं। अब हमारी मूवी में आता है एक ट्विस्ट। साल 2020, पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी का साया और देश में लग गया लॉकडाउन। स्कूल बंद, बच्चे घरों में कैद, पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे मुश्किल समय में राजस्थान सरकार ने शिक्षा की लौ को जलाए रखने के लिए एक नहीं बल्कि 3 डिजिटल हथियार लॉन्च किए। ये कोई एक रैंडम फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बहुआयामी रणनीति थी, ताकि हर बच्चे तक, चाहे वो शहर में हो या दूर किसी ढाणी में, शिक्षा पहुंच सके। 3 हथियार वो कौन से थे सर? वो थे स्माइल, शिक्षावाणी और हवा महल। ये तीनों एक दूसरे के पूरक थे। चलो एक एक करके इन तीनों नायकों से मिलते हैं। पहला, प्रोजेक्ट स्माइल। ये इस तिकड़ी का सबसे पहला और सबसे चर्चित चेहरा था। लॉन्च 13 अप्रैल 2020। पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये फुल फॉर्म रट लेना, एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। कैसे काम करता था? रोज सुबह टीचर्स और पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर कक्षा 1 से 12 के लिए वीडियो लेसन और वर्कशीट के लिंक भेजे जाते थे। ये कंटेंट SCERT, अब RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार किया जाता था। ये उन बच्चों के लिए था जिनके घरों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा थी। और शिक्षावाणी? शिक्षावाणी। सरकार जानती थी कि हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन रेडियो लगभग हर घर में है। लॉन्च 11 मई 2020। टैगलाइन, प्यारे बच्चों कान लगाओ। कैसे काम करता था? आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के सभी केंद्रों से रोज 55 मिनट का शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होता था। इसमें कक्षा 1 से 2 के लिए मीना की कहानियां और कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट होता था। इसने डिजिटल डिवाइड को पाटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हवा महल? हवा महल। लगातार पढ़ाई से बच्चे बोर हो रहे थे। उनके मानसिक स्वास्थ्य और रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। लॉन्च 2 मई 2020। टैगलाइन, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को स्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भेजा जाता था। इसमें पढ़ाई नहीं, बल्कि मज़ेदार कहानियां, कविताएं और एक्टिविटीज़ होती थीं, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सकें और उनका लर्निंग गैप कम हो। तो देखा तुमने कैसे सरकार ने एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। स्माइल स्मार्टफोन वालों के लिए, शिक्षावाणी रेडियो वालों के लिए और हवा महल शनिवार को फन और एंगेजमेंट के लिए। अब देखते हैं कि इन नायकों से जुड़े सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। हाँ सर, बताइए कैसे प्रश्न आते हैं। स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, बताओ क्या है? सर, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। करेक्ट। ये फुल फॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें एक जगह नोट कर लो। अब बताओ, हवा महल कार्यक्रम किस दिन प्रसारित होता था और उसकी टैगलाइन क्या थी? ये भी 2022 का ही सवाल है, थोड़ा बदल कर पूछ रहा हूं। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा टैगलाइन वाला हवा महल कार्यक्रम सप्ताह में किस दिन आता था? सर, ये हवा महल कार्यक्रम की टैगलाइन है और ये प्रत्येक शनिवार को आता था। ब्रिलियंट। देख रहे हो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं वही सीधा एग्जाम में छप रहा है। यही है सही दिशा में एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने का फायदा। अभी तक हमने राजस्थान के अपने स्वदेशी हथियार देखे। अब हम बात करेंगे उस राष्ट्रीय महाशक्ति की जिसे राजस्थान ने अपनी शिक्षा सेना में शामिल किया है। इसका नाम है दीक्षा। सर, दीक्षा के बारे में बहुत सुना है, किताबों में QR कोड भी देखे हैं। ये है क्या असल में? दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय MHRD और NCERT द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय मंच है। ये एक तरह का डिजिटल खजाना है जहां टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए हर क्लास, हर सब्जेक्ट का बेहतरीन लर्निंग मटेरियल जैसे कि वीडियो, नोट्स, क्विज, एक्टिविटी उपलब्ध है। अब राजस्थान ने क्या किया? राजस्थान ने इस राष्ट्रीय मंच को अपने राज्य के लिए अपनाया और इसे एक नया नाम दिया, रेज। रेज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो दीक्षा और रेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर है और रेज उसी का राजस्थानी संस्करण है। और इसका सबसे बड़ा जादू है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी QR कोड वाली किताबें। चलो एक लाइव डेमो करते हैं। मान लो ये तुम्हारी विज्ञान की किताब है। इस पार्ट के कोने में छोटा सा चौकोर डिब्बा दिख रहा है, यह है QR कोड। अब तुम अपने फोन में दीक्षा ऐप खोलो और इसे स्कैन करो और देखो जादू। इस पार्ट से जुड़े सारे वीडियो, एनिमेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा।
इसने किताबों को जिंदा कर दिया है। सच में सर, ये तो पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। बिल्कुल। और अब देखो, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल। राजस्थान में दीक्षा पोर्टल का राज्य विशिष्ट संस्करण यानी स्टेट स्पेसिफिक वर्जन किस नाम से जाना जाता है? सर, इसे रेज यानी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स के नाम से जाना जाता है। एकदम सही। तुम सच में एक बेहतरीन स्टूडेंट हो पूजा, और मुझे यकीन है कि स्क्रीन के उस पार बैठे मेरे सभी स्टूडेंट्स भी उतने ही बेहतरीन हैं। अभी तो हमने सिर्फ 4-5 मुख्य टूल्स पढ़े हैं, और देखो कितनी सारी तारीखें, फुल फॉर्म्स और फैक्ट्स इकट्ठे हो गए। शाला दर्पण, ज्ञान संकल्प, स्माइल, हवा महल, दीक्षा, रेज, दिमाग में सब खिचड़ी नहीं बन रही? हाँ सर, यही तो सबसे बड़ा डर है। अभी तो सब याद हो रहा है, लेकिन जब पूरा सिलेबस पढ़ लूंगी और एग्जाम का प्रेशर होगा, तब ये सब मिक्स हो जाएगा। एक की तारीख दूसरे में, दूसरे की फुल फॉर्म तीसरे में। इसी कंफ्यूजन में तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तुम्हारी इसी समस्या का, इसी डर का, इसी कंफ्यूजन का एक ही इलाज है। हर बड़ी लड़ाई के लिए एक ब्रह्मास्त्र होता है। महाभारत में अर्जुन के पास था, और रीटमेंट्स 2025 की इस महाभारत में तुम्हारे पास भी होगा। और तुम्हारा वो ब्रह्मास्त्र है टेस्ट क्यू ऐप। दोस्तों, ये सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये तुम्हारी सफलता का जीपीएस है। ये तुम्हारा वो पर्सनल मेंटर है जो 24 घंटे तुम्हारी जेब में रहेगा। ये तुम्हारी तैयारी का वो एक्सरे मशीन है जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी कमजोरी को पकड़ लेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रीट मेंस 2025 में सफलता का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता टेस्ट क्यू ऐप से होकर जाता है। पर सर, इस ऐप में ऐसा क्या खास है? खास? इसमें सब कुछ खास है। अभी हमने जो 6 PYQs किए, वो तो सिर्फ एक झलक थी। सोचो, ऐसे 4100 प्लस वन लाइनर प्रश्नों का एक पूरा खजाना तुम्हें एक ही जगह मिल जाए तो? हमने अभी जितने भी पोर्टल्स और कार्यक्रम पढ़े, उन सब पर बनने वाला हर संभव सवाल, हर फैक्ट, हर तारीख इस एक PDF में मौजूद है। ये 4100 प्लस वन लाइनर PDF वो अमृत है जो तुम्हें हजारों मोटी मोटी किताबों के सागर को मथने से बचाएगा। ये सिर्फ नोट्स नहीं, ये सिलेक्शन का शॉर्टकट है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, ICT की इन सभी क्लासेस के नोट्स भी इसी वन लाइनर वाले कोर्स में मिलेंगे। मैं आज इस मंच से ये दावा कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट इस 4100 प्लस वन लाइनर PDF को पूरी ईमानदारी से पढ़ लेगा, वो लेवल 1 और लेवल 2 में अपने 30 अंक पक्के समझे। ये कोई हवाई बात नहीं, ये हमारे टॉपर्स और एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया गया अचूक ब्रह्मास्त्र है। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? तुम इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को आज ही, अभी, इसी वक्त फ्री में टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट क्यू ऐप पर रोज रीट मेंस के लिए फ्री क्विज होती है। मैं चाहता हूं कि तुम सब आज ही इस क्लास के बाद टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो, फ्री क्विज दो, और खुद देखो कि तुम्हारी तैयारी में कितना बड़ा तूफान आता है, रॉकेट। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा के लिए हमारी अन्य सभी वन लाइनर PDFs और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी टेस्ट क्यू ऐप पर मौजूद हैं। वो हर एक हथियार, वो हर एक ब्रह्मास्त्र जो तुम्हें तुम्हारी सफलता तक पहुंचाएगा, वो सब कुछ एक ही जगह पर है, टेस्ट क्यू ऐप। चलो अब वापस अपनी मूवी पर आते हैं। अभी तक हमने वो सब पढ़ा जो तुम्हारे सिलेबस में लिखा है, लेकिन एक अच्छा टीचर वो नहीं जो सिर्फ सिलेबस पूरा करे। एक अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और 2025 की टेक्नोलॉजी 2020 से बहुत अलग है। तो चलो एक नजर डालते हैं भविष्य की क्लासरूम पर। पूजा, क्या तुमने चैट GPT या माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का नाम सुना है? हाँ सर, सुना तो है। कहते हैं ये कुछ भी लिख सकते हैं। ये तुम्हारे सबसे अच्छे असिस्टेंट बनेंगे। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचो, तुम्हें बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बनाना है। तुम AI को कमांड दोगे और वो 5 मिनट में तुम्हारे लिए एक शानदार लेसन प्लान तैयार कर देगा। ये तुम्हारा समय बचाएगा ताकि तुम बच्चों पर और ज्यादा ध्यान दे सको। इसके अलावा 2 और टेक्नोलॉजी हैं जो शिक्षा में क्रांति ला रही हैं। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, और VR यानी वर्चुअल रियलिटी। VR हेडसेट लगाकर तुम बच्चों को क्लास में बैठे बैठे हल्दी घाटी का युद्ध 3D में दिखा सकते हो, या उन्हें मंगल ग्रह की सैर करा सकते हो। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, बच्चे अपने फोन के कैमरे से किताब में बने डायनासोर पर फोकस करेंगे, और वो डायनासोर 3D में उनकी किताब से बाहर निकल के चलने लगेगा। एक और ट्रेंड है माइक्रो लर्निंग का, यानी लंबे लंबे 1 घंटे के लेक्चर नहीं, बल्कि किसी भी टॉपिक को 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो और क्विज में तोड़कर पढ़ाना।
ये सब भविष्य नहीं है, ये आज का सच है और एक टीचर के तौर पर तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। चलो इसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक बेसिक सा सवाल देखते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? सर, इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। अब हम आगे चलते हैं। हम सब Amazon, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये ई कॉमर्स का हिस्सा है। एग्जाम में कभी-कभी इसके मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान है। देखो, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जब कोई कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट सीधे ग्राहक यानी हमको सामान बेचती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, जैसे कोई टायर बनाने वाली कंपनी सीधे कार बनाने वाली कंपनी को टायर बेचती है। C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सामान बेचता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है OLX, जहां तुम अपना पुराना फोन बेचते हो और कोई दूसरा ग्राहक उसे खरीद लेता है। लेकिन जहां इतने फायदे हैं, वहां खतरे भी हैं। इंटरनेट की दुनिया में बहुत से चोर यानी हैकर्स और वायरस घूम रहे हैं। इनसे हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए एक डिजिटल बॉडीगार्ड होता है। क्या तुम उसका नाम जानती हो? नहीं सर। उसे कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल एक सुरक्षा कवच की तरह है जो इंटरनेट से आने वाले खतरों को तुम्हारे कंप्यूटर में घुसने से रोकता है। ये अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड पहुंच को ब्लॉक कर देता है। चलो अब इन दोनों टॉपिक से जुड़े PYQs देखते हैं। जब एक बिजनेस व्यापारी सीधे उपभोक्ता यानी ग्राहक को अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचता है, तो यह ई कॉमर्स का कौन सा मॉडल कहलाता है? सर, ये B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल कहलाता है। बहुत बढ़िया, 100 आउट ऑफ 100। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और अब सुरक्षा पर सवाल। कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा सिस्टम को क्या कहते हैं? सर, उसे फायरवॉल कहते हैं। एग्जैक्टली। तुम सच में एक स्टार परफॉर्मर हो। चलो अब इस मूवी के क्लाइमैक्स से पहले एक क्विक रीकैप करते हैं कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जहां से एक दो सवाल हमेशा बनते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर का दिमाग यानी CPU। कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे गणितीय और तार्किक काम करता है, और CU यानी कंट्रोल यूनिट, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह। नंबर 2, कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती है, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहता है, लाइट गई डेटा गया। ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। नंबर 3, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल यानी स्थिर मेमोरी है। इसमें डेटा परमानेंट रहता है, लाइट जाने पर भी डिलीट नहीं होता। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है ये सब इसी में लिखा होता है। ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है। नंबर 3, कंप्यूटर की आत्मा यानी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड। इसके बिना कंप्यूटर एक बेजान डिब्बा है। नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम अपने किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे MS वर्ड, व्हाट्सएप या तुम्हारा टेस्टक्यू ऐप। बस इतना बेसिक काफ़ी है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब देखते हैं आखिरी PYQ, जो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया था। हाँ सब पूछो। निम्नलिखित में से कौन सी एक वॉलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी है जिसका डेटा बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाता है? सर, इसका जवाब है RAM। और इसी के साथ तुमने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लिया है। बहुत बहुत बधाई। तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो ICT से आसान कोई टॉपिक नहीं है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक रिवीजन टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये मूवी मिशन 30 अंक अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज हमने शाला दर्पण के कमांड सेंटर से लेकर ज्ञान संकल्प के उम्मीदों के पुल तक का सफर तय किया। हमने स्माइल, शिक्षावाणी और हवा महल जैसे कोरोना वॉरियर से मुलाकात की और दीक्षा राइज जैसे राष्ट्रीय हथियार की ताकत को समझा। हमने न सिर्फ सिलेबस पूरा किया, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी जाना और एक फ्यूचर रेडी टीचर बनने का पहला कदम बढ़ाया।
ये 10 नंबर, ये 5 सवाल, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये तुम्हारी और तुम्हारी सरकारी नौकरी की कुर्सी के बीच की दूरी हैं। और आज हमने इस दूरी को मिटाने का, इस रास्ते पर दौड़ने का पूरा नक्शा तैयार कर लिया है। वाह मानसा, थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्तों, नक्शा तो मिल गया, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए एक भरोसेमंद तेज रफ्तार गाड़ी भी तो चाहिए। वो गाड़ी है टेस्टक्यू ऐप। वो 4101 लाइनर की पीडीएफ उस गाड़ी का पेट्रोल है जो कभी खत्म नहीं होगा। और जो फ्री डेली क्विज हैं, वो तुम्हारी रोज की ड्राइविंग प्रैक्टिस है, ताकि तुम मेन रेस के दिन कोई गलती ना करो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम रवि वाली गलती दोहराना चाहते हो? क्या तुम भी 0.66 नंबर के लिए अपने सपने को दांव पर लगाना चाहते हो? या आज, अभी, इसी वक्त अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हो? हजारों सीरियस स्टूडेंट्स पहले से ही टेस्टक्यू ऐप पर अपनी रैंक सुधार रहे हैं, अपनी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं और अपनी जीत की कहानी लिख रहे हैं। तुम पीछे क्यों रहना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करो या प्ले स्टोर पर जाकर टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करो और अपनी एक सीट आज ही पक्की करो। क्योंकि मैं फिर कहूंगा, सफलता के कई रास्ते हो सकते हैं, पर रीट मेंस 2025 में सफलता का सबसे सीधा, सबसे भरोसेमंद और एकमात्र रास्ता है टेस्टक्यू ऐप। मुझे यकीन है तुम सही फैसला लोगे। आज की ये मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है तुम्हें इसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन और सबसे जरूरी नॉलेज सब कुछ मिला होगा। अगली क्लास में हम एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद। जय राजस्थान।